आज मैं आप लोगों को मौर्य वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ाऊंगा। आपको मैं बता दूं, मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश जो है वो आपका एसएससी चाहे वो जीडी इस समय जो चल रहा है, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और यूपी पुलिस यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मौर्य वंश तो पूछा जाता ही है। अच्छा सर कैसे आप पढ़ाएंगे? मैंने कहा देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इमेज के थ्रू सारे क्वेश्चंस को सोल्व कराऊंगा और मैं इसके जितने भी थ्योरेटिकल्स पार्ट हैं पहले थ्योरी वाले पार्ट करा दूंगा। तो देख लीजिएगा आपको मैं कैसे आज पढ़ाऊंगा। ये थ्योरी से कराऊंगा, आपको थ्योरी से कहानी समझा दूंगा ये चित्र से, और आपको फिर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ये आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ये नहीं कि बस ऐसे मनगढ़ंत मैंने बना लिए, ऐसे नहीं कराऊंगा। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है दीपक शकुंतला सर, और आप इसी तरीके से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले। देखिए, आपसे कोई प्राइज़ नहीं पड़ता है, बस आप लाइक सपोर्ट हमें करेंगे, क्या जाता है आपका? कुछ नहीं। लेकिन हमारा टाइम इतना हम निकाल के बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि आप लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। चलिए, खैर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए चलते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी सही नहीं लग रही तो यूट्यूब पे फैसिलिटी होती, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। स्पीड कम है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए तो आप दोस्तों इसे डिसलाइक करें और एक कमेंट में ज़रूर बताएं आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। चलिए चलते हैं हम अब मौर्य वंश के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये कहानी कैसे जन्मी, क्यों मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही बने, इससे पहले कौन सा वंश था, क्यों ये मौर्य वंश बना, और इससे पहले जो वंश था वो वंश क्यों समाप्त हुआ, आइए इस पे फुल डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश से पहले एक वंश हुआ करता था जिस वंश का नाम था नंद वंश। तो मैंने आपसे क्या कहा है? मौर्य वंश से पहले एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था नंद वंश। क्या नाम था बेटा? नंद वंश नाम था। नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। हालांकि नंद वंश की जो स्थापना की थी वो महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। लेकिन अंतिम जो राजा था जिसका नाम था घनानंद, घनानंद बड़ा क्रूर टाइप का व्यक्ति था। तो घनानंद ने क्या किया था? घनानंद ने अपने यहाँ एक समारोह बुलाया जिसमें ज्ञानी लोगों को बुलाया, यानी कि जो पुरोहित होते हैं, पंडित लोगों को बुलाया। लेकिन चाणक्य जो थे, जिन्हें विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य जी, मतलब इनका थोड़ा चेहरा अच्छा नहीं था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? भरी सभा में इन्हें लज्जित किया था और इनसे अपने राज से निकलने के लिए कहा था कि यहाँ से तुम भाग जाओ, है ना। इन्हें धमकी दी थी, भला बुरा कहा था, इनका बहुत बड़ा अपमान किया था। तो कौटिल्य जी ने अपने चोटी पकड़ के कहा था कि मैं सौगंध खाता हूँ इस नंदवंश का हम विनाश करके रहेंगे। तो हालांकि घनानंद ने अपने सैनिक भी चाणक्य के पीछे छोड़ दिए कि पकड़ के लाओ, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, लेकिन चाणक्य जी कैसे न कैसे बच बचा के निकल गए थे। फिर चाणक्य जी ने एक योद्धा की तलाश की, वो योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से फेमस हुए। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की इन्होंने तलाश की और मौर्य वंश, देखिए इससे पहले कि आपको कहानियाँ बताऊँ, मौर्य वंश कैसे इनको तलाशा, ये अचानक थोड़ी मिल गए। जंगल में खेल रहे थे बच्चों के साथ,
तो खेलते हुए इन्होंने इनके अंदर एक प्रतिभा देखी, बच्चों में अलग हटके इनके अंदर प्रतिभा थी, तो ये प्रतिभा देखी तो इन्होंने इन्हें चुन लिया। लेकिन फर्स्ट टाइम में इन्होंने घनानंद पे जब अटैक किया तो एकदम बीचों बीच में अटैक कर दिया। तो क्या हुआ था, तो ये लोग फर्स्ट टाइम हार गए थे, क्योंकि भाई इतना बड़ा साम्राज्य था घनानंद के पास। तो एक औरत जो कि क्या कर रही थी, जंगल में ही खाना पका रही थी, तो उसका जो लड़का था वो एक गरम गरम में उसने क्या थी पतीली में हाथ डाल दिया। तो वो औरत कहने लगी, और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य जी थे, तो वो देख रहे थे। तो वो औरत बोली कि तुम तो घनानंद की तरह कर रहे हो, यानी कि अगर आपको खाना है तो पहले किनारे का खाओ, वो ठंडा होगा, और एकदम उसमें हाथ डाल दोगे तो हाथ जल ही जाएगा। तो चाणक्य जी को समझ में आ गया कि अगर हमें घनानंद पर विजय पानी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले घनानंद के इधर उधर के जितने भी मतलब कबीले हैं उनको हराना पड़ेगा, फिर सीधे हम उसकी राजधानी मेन पार्ट पे अटैक करेंगे। चलिए, फिर कहानी ये यहाँ से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने बहुत डेवलप किया, डेवलप करके, इससे पहले की भी बहुत सारी कहानी है, तो डेवलप करके इन्होंने अटैक किया और नंद वंश का विनाश कर दिया। अर्थात नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश आया। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक, तो हम बताएंगे घनानंद था। घनानंद के बाद में कौन सा वंश आया था, मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहायता से की थी, चाणक्य की सहायता से की थी। बस ये सारे क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ये चाणक्य थे। चाणक्य जी का नाम कौटिल्य भी था। क्या नाम था, इनका नाम कौटिल्य था, इनका नाम विष्णुगुप्त था चाणक्य जी का। और चाणक्य जी, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, और इन्हें क्या कहते थे, इन्हें 3 नामों से जानते थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। 3 नाम हो गए इनके। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित थी। चलिए हम आपको बता देते हैं, फिर फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ये सांची का स्तूप है और ये 200 रुपये के नोट पे बना हुआ है, आप देख लेना। ये क्वेश्चंस कराएंगे जो आए हुए, CGL, CHSL सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कराएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, फुल डिटेल का वीडियो पहले पढ़ लेते हैं। मौर्य वंश के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। क्या था मौर्य वंश, तो देखिए, मौर्य वंश यानी कि मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने मौर्य वंश की स्थापना की। और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। आप ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस डील करेंगे तो ये सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो 345 ईसा पूर्व। ये आया हुआ है SSC का क्वेश्चन। और मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। ये अभी हाल ही में SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया कि सेंड्रोकोट्स के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य। भाई चाणक्य क्यों ना होंगे, क्योंकि चाणक्य ने ही तो चंद्रगुप्त मौर्य को विजेता बना के मौर्य वंश की स्थापना करवाई है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोलते हैं, चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य बोलते हैं। और इसी की सहायता से इसने घनानंद को हराया था, यानी कि चाणक्य जी की ही सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी। तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक लिखी थी चाणक्य जी ने। सर इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो इस पुस्तक का संबंध है राजनीति से। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, चाणक्य जी ने लिखी है। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदिक शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, धनुर्विद्या और वैदिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। महान जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से सीखी थी। कौशल के राजा प्रसन्नजीत थे। मगध का राजवेद जीवक जी ने भी तक्षशिला में ही पढ़ाई कर कर विद्या ली थी। चाणक्य जी ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की। अच्छा सर, यहीं पर प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा।
चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ये भैया बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे ये कब गद्दी पर बैठे, तो 322 ईसा पूर्व बैठे। 322 ईसा पूर्व बैठे। सर जब ये बैठे थे तो ठीक बात है, 322 ईसा पूर्व बैठे थे, लेकिन आप ये बता दीजिएगा ये किस धर्म को मानते थे। तो ये बेटा जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जैन धर्म को ये मानते थे। अच्छा सर जैन धर्म को मानते, बोले हाँ जैन धर्म को भाई मानते थे। जैन धर्म की सर किसी न किसी से इन्होंने मतलब कि शिक्षा तो ली होगी, क्या है जैन धर्म, कैसा है, कैसे अपनाएं। हाँ हाँ ठहरो, हम बता रहे हैं जैन धर्म को ये मानते थे और जैन धर्म की जो इन्होंने शिक्षा ली थी तो भद्रबाहु जी से ली थी। गुरु भद्रबाहु जी थे, उनसे इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अच्छा सर जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। ये कौन से नंबर के थे सर? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। अच्छा सर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साथ साथ लड़ाई लड़ने के बाद में सेल्यूकस निकेटर को भी धोया। बोले हाँ भैया सेल्यूकस निकेटर को भी बहुत मारा। अब जब सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में मारा, बहुत धोया, तो सेल्यूकस निकेटर चिल्लाने लगे, बोले गुप्त जी, चंद्रगुप्त मौर्य जी, ऐसा कीजिए हमें मारिए मत, मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ कर दूंगा। तो बोले ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी थी। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितने भागों में बटी थी? 6 भागों में बटी थी। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था कार्नेलिया, कहीं यहाँ पर लिखा है कानेलिया, कहीं कहीं पर कार्नेलिया भी लिखा होता है, की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। बोले नहीं सर, कार्नेलिया हेलेना के साथ हुई थी। जी हाँ, आप सही समझ रहे, कार्नेलिया का ही नाम हेलेना था। अच्छा सर, सीधे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्नेलिया का दूसरा नाम क्या था, तो आपको बताना होगा हेलेना। हेलेना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर किसके ससुर थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया। सर 2 पत्नियां नहीं, पत्नियां एक ही, नाम 2 हैं। अच्छा ओ आई सी। मेगास्थनीज जी था। तो सेल्यूकस निकेटर बोला, बोले इधर आओ मेगास्थनीज। बोले का? बोले देखो लड़की भी लड़किनियाँ की शादी कर रहे हैं और तुम ऐसा करियो, हैं दामाद घर पे जाइयो, बिटिया इटिया कोई परेशानी हो देखा वारा करियो। हाँ, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, क्योंकि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी के साथ आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था मेगास्थनीज तुम्हें मैगी बना देंगे, अगर तुम्हें लिखना है तो इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना। बोले अच्छा सर ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने इन्हें धमका दिया, बोले तुम्हें मैगी बना देंगे, लिखना है तो इंडिया के ऊपर लिखियो। तभी इन्होंने मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांट दिया, 7 जातियों में बांट दिया, और इसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा। सर पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी वो उदयन ने की थी, और पाटलिपुत्र आज में पटना के नाम से जाना जाता है। पटना सर बिहार में पड़ता है और बिहार की राजधानी है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिलती है, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, तो सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं, तो आपको बताना होगा ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस में किया जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने सेल्यूकस निकेटर को धोया था। ये वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है एपियानस में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को फिर क्या किया था, 500 हाथी उपहार में दिए थे। बोले ऐसा है ससुर जी, तुम तो यहाँ हमसे युद्ध हार गए, तो अपनी लड़किनियाँ की शादी हमसे कर दी, और आगे चल के आप युद्ध ना हारे हैं तो हमारी तरफ से 500 हाथी लिया जाइयो। हाँ, और हाथी ले जाके तो किसों से लड़ियो,
हाथी से लड़ी हो और हाथी से कुचल दी वो उनका, ताकि तुम अपनी लड़किनियाँ की दूसरे की शादी, हमारी साली की शादी की कब ना हुई दूसरे साथ ना कर दी वो। अच्छा, तो हाँ क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं बेटा जो आया है वो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व हो गई थी। और कहाँ हुई थी, ये श्रवणबेल गोला में। सर श्रवणबेल गोला कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा सर आगे देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी कि जो भी चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी, इनका लड़का था जिसका नाम था बिंदुसार। भाई आपको पता है बिंदुसार फिर बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में कौन राजा बनेगा, बिंदुसार बनेगा। तो देखिए अब आ गए बिंदुसार। बिंदुसार भी पापा की तरह बहुत बड़े खूंखार आदमी थे। कैसे थे, आइए चर्चा करते हैं। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना, सर बिंदुसार। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश में बिंदुसार के बाद में कौन राजा बना था, मतलब सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन राजा बना था, बिंदुसार। या आपको राजा दे देंगे और चंद्रगुप्त जैसे मौर्य वंश के राजा दे दिए, इनको इनके काल पीरियड के अनुसार बसाइए, तो आपको बताना पड़ेगा। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, उनके बाद में उनका लड़का बिंदुसार आया, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, क्योंकि इनके पापा का देहांत, बिंदुसार के पापा का देहांत 298 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, और जिसका अर्थ क्या होता है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, बिंदुसार। बिंदुसार किसके लड़का थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। सर अमित्रघात का नाम अर्थ क्या होता है, शत्रु विनाशक, अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाला। तो अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रुओं का विनाश करने वाला। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, देखिए पापा इनके जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो किस धर्म को मानते थे, वो मानते थे जैन संप्रदाय को। लेकिन ये लड़का था जो बिंदुसार, वो अजीवक संप्रदाय का था। सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तो अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, धर्म का था। बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत आया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज था, बिंदुसार के दरबार में आया डाइमेकस नामक राजदूत को सीरियन के राजा एंटियोकस ने भेजा था। तो देखिए उनको सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डाइमेकस। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। तो सीधे क्वेश्चन पूछते हैं तारानाथ का संबंध किस धर्म से, तो बौद्ध, क्योंकि ये बौद्ध विद्वान थे। अच्छा सर जैन धर्मों में बिंदुसार को क्या कहा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार को जैन धर्म में क्या कहा जाता है। तो बिंदुसार को जो जैन धर्म में कहा जाता है वो कहा जाता है सिंह सेन। तो आपको याद रहेगा सिंह सेन के नाम से किसे जाना जाता है, बिंदुसार। बिंदुसार को सिंह सेन कहाँ कहा गया, जैन ग्रंथों में। तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा जाता है। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। बोले सर अशोक को क्यों भेजा था, अरे भैया अशोक का लड़का, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था वो था अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। तक्षशिला में लड़ाई क्यों हो गई थी, क्योंकि जो अधिकारी हुआ करते थे वो दुर्व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए तक्षशिला में युद्ध छिड़ गया था। उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेज दिया था। आपको कहानी बहुत बेहतर तरीके से याद रहनी चाहिए। देखिए भैया अशोक वही अशोक हैं जिन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके फिर राजा बने थे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अशोक, जो महान अशोक के नाम से जाने गए। बोले सर मतलब कि कौन अशोक, बोले अरे भैया ये बिंदुसार के लड़का थे। तो बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था। भाई चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक, जो 259 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि श्रीनगर का संस्थापक कौन है,
तो श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। कहाँ बसाया था? जम्मू कश्मीर में। अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नगर भी बसाया है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती बोले तो उज्जैन, उज्जैन, अवंती बोले तो उज्जैन। तो राजगद्दी पर बैठने के समय जब अशोक राजगद्दी पर बैठे थे उस समय ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये अवंती के राज्यपाल थे। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। या सीधे क्वेश्चन पूछते हैं मास्की और गुर्जरा अभिलेख किससे संबंधित है? बिंदुसार से, अशोक से, कि चंद्रगुप्त मौर्य से, कि इनमें से कोई नहीं। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख अशोक के थे और जिसमें अशोक का नाम ही अशोक मिलता है। अच्छा, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। ठीक है। अशोक ने गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद यानी कि 261, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तो सीधे क्वेश्चन पूछे कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। बहुत से लोग 361 ईसा पूर्व लगा देते हैं। भैया इतनी बात याद रखना, 261 ईसा पूर्व है। ठीक है, फिर 361 लगा के चले आओ, गलत हो जाएगा। और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। इसमें बहुत रक्तपात हुआ था, बहुत खून बहा था। तो अशोक ने ये प्रण कर लिया था कि आज के बाद हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो कलिंग युद्ध के बाद में ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो देखिए, कलिंग का राजा खारवेल था। तो सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग का, जो जैन धर्म का अनुयायी था। तो खारवेल को मतलब धोया था, खारवेल को मारा था। खारवेल कलिंग का राजा था और कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा तो विजय प्राप्त की और बहुत खून बहा, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और यहाँ का राजा था खारवेल और खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मार काट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। देखिए कहानी यहाँ समझिए। पापा जैन धर्म यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले, बेटा बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का, और फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ वो बौद्ध धर्म को, यानी कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीनों अलग ही अलग थे। जैन धर्म, अजीबक, बौद्ध धर्म को मानने मतलब इनने अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करते थे और अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधा गुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि उपगुप्त ने ही इन्हें शिक्षा दी थी बौद्ध धर्म की, तो अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या नाम था? सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असिंधि मित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थीं। असिंधि मित्रा एवं कारुबाकी अशोक की क्या थी? पत्नियां थीं। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन किसने किया था? अशोक ने। अगर इस शिलालेख का मतलब ये नहीं होते हैं, आज के ज़माने में क्या होते हैं, रोड मतलब बनवाते हैं तो ये शिला लगवा देते हैं, फलाने ये मंत्री हैं, इन्होंने ये किया है, यहाँ से यहाँ तक है, वो शिलिया लगा देते हैं, है ना, वही होती है। तो शिलालेख सबसे पहले प्रचलन चलवाया था अशोक ने। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। तो सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। पुत्र था महेंद्र, पुत्री थी संघमित्रा। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। तो सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। सबसे पहले किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुई। फिलिंथेर ने की थी। किसने की थी? फैनथेलर ने की थी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए
कि सबसे पहले, मतलब सबसे पहले पढ़े किसने, जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन खोज किसने की थी, फैन थेलर ने की थी। भाई खोज कर ली इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ लिए, पढ़ना लिखना आता नहीं होगा, वो वाली लिपि जो लिखी थी वो पढ़ी थी जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के स्तंभ शिलालेखों की संख्या 7 है। सॉरी, देखिए अशोक के शिलालेख कितने हैं, 14। स्तंभ शिलालेख जो खंबे जैसे टाइप के होते हैं उसमें लिखा होता है, तो उनकी संख्या है 7। 7 यहाँ पर 14, तो इसकी आधी 7। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए स्तंभ लेख जो है किस लिपि में लिखे गए, ओनली ब्राह्मी लिपि में। अशोक के दरबार में डियानीसियस यानी कि मिस्र और नामक राजदूत था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी II ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। तो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख। शिलालेख हैं कितने सर, 14 है। स्तंभ शिलालेख कितने हैं सर, 7 हैं। अच्छा भैया, स्तंभ शिलालेख किस भाषा में लिखे गए, मतलब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अच्छा, कौशाम्बी शिलालेख अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो क्वेश्चन सीधे पूछते हैं कि रानी के अभिलेख के नाम से किसे जाना जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। अशोक का सारेकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में लिखा गया। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो ये 13वें में मिलता है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ यानी कि महामात्र, तो अर्थशास्त्र में शीर्ष जो अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी, उसे तीर्थ यानी कि महामात्र कहते हैं। इनकी संख्या 18 थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। तो ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था। अशोक के समय में चंद्रगुप्त मौर्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य वंश में प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और इससे बचने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अगर कोई ये मतलब कर नहीं देता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। तो नायक का मतलब होता है सेना नायक। युद्ध में जो नेतृत्व करता था वो सेना नायक होता था, नायक कहलाता। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ कहा जाता। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूढ़ पुरुष कौन थे, जो गुप्तचर होते हैं, है ना, सीबीआई जानकारी रखते हैं, वो होते थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो सरकारी भूमि थी, बहुत क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता था, सीता भूमि कहते थे। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक चला। 137 वर्ष तक चला। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ था, भद्रथ। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, भद्रथ अंतिम राजा था मौर्य वंश का। अच्छा भैया, इसकी हत्या किसने कर दी थी, इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और मगध की गद्दी पर पुष्य सिंह मित्र बैठा और इसने शुंग वंश की नींव डाल दी। मौर्य वंश जो था तो मुद्रा होती थी, उस मुद्रा को पण कहा जाता था। तो मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पण थी। अशोक का नाम देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय भी है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता, अशोक को जाना जाता है। अब दोस्तों हम लगाएंगे पता क्या, MCQ। और आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप बहुत सिंपल तरीके से 20 MCQ हैं, बहुत जल्दी लगा लेंगे। चलिए MCQ अब हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार कहना ना पड़े, ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आपको मैंने बताया था पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने पौल ब्रोथा कहा था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र सर बिहार में पड़ता है।
चलिए सीजीएल का क्वेश्चन है। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, अभी पढ़ा चुके थे। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर ने किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? ये सर कल्हड़ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कल्हड़। कल्हड़ ने लिखी थी। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी। तो सही आंसर कौटिल्य द्वारा ये अर्थशास्त्र लिखी। सर कौटिल्य को क्या कहते थे? विष्णुगुप्त। कौटिल्य को कहते थे, क्या कहते थे? कौटिल्य विष्णुगुप्त कहते थे। अच्छा, अगला देखिए, ये वाला है। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? अभी बता चुके, ब्राह्मी लिपि का। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? मैंने कहा था 361 ईसा पूर्व भी लोग लगा देते हैं। 461 नहीं सर, 161 नहीं सर, 261 ईसा पूर्व। कलिंग का राजा कौन था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कलिंग का राजा कौन था? तो अभी बताया था खारवेल था। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। ये किस धर्म को मानता था? ये आप जरूर कमेंट में करें, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो जरूर, ये नहीं बताएंगे। चलो, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो आपको बताया था बौद्ध धर्म को। इनके जो दादा थे यानी कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को मानते थे। इनका जो लड़का हुआ वो अजीवक को बिंदुसार मानता था, और अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब कहाँ पड़ता है? तो भैया पाटलिपुत्र का मतलब पटना। पाटलिपुत्र का मतलब क्या है? पटना। और पटना किसकी राजधानी? बिहार की। तो कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। देखो डी सही आंसर है कि नहीं है? चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य में पैदा हुए थे, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया है 340 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे 340 ईसा पूर्व। चलिए, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बताया था आपको बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे ये हुए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आए बिंदुसार, बिंदुसार लड़का आया, बिंदुसार के का लड़का आया अशोक। कौन? अशोक। बस वेरी सिंपल सी बात है। तो ये सी वाला सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था। अशोक, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, महान अशोक किस वंश के शासक थे? वेरी सिंपल, अशोक भैया मौर्य वंश से तो रिलेटेड थे, है ना? मौर्य वंश थे कि नहीं थे? चलिए, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया ये मौर्य राजाओं ने करवाया था, हैं? मौर्य राजवंशों ने करवाया था। चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? तो चाणक्य को क्या कहते हैं? चाणक्य को कहते हैं कौटिल्य, चाणक्य को कहते हैं विष्णुगुप्त। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त भी चाणक्य को कहते हैं, और कौटिल्य भी चाणक्य को कहते हैं, और चाणक्य भी चाणक्य को कहते हैं। भारत का मैकियावली भी चाणक्य को कहा जाता है। चलिए, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य भैया किसके सलाहकार थे? वो बेरी से चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? मैंने बताया जैन धर्म को। इनका लड़का जो था बिंदुसार, वो अजीवक संप्रदाय को, और इनका पोता हुआ अशोक, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? भैया अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि बिंदुसार के ये बेटे थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? भैया मौर्य वंश से थे। चाणक्य का एक अन्य नाम है, तो उन्हें क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त, अभी बता चुके थे। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? बताया था मौर्य वंश का अंतिम राजा था वृद्धरथ, और वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। सॉरी, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अभी बताया, वृद्धरथ। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो आपको पता होगा, अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ है? किस नोट पे? तो सांची का स्तूप है 200 पे। 200 में आ रहा दोषी।
अगर मैंने कह दिया 200 दोषी, मैंने कहा आप दोषी हैं, तो आप कहेंगे हम दोषी नहीं, हम सच्चे हैं, सच्चे हो सांची का स्तूप, हम दोषी नहीं सच्चे हैं, हम दोषी नहीं सच्चे हैं, सच्चे हैं तो सांची का स्तूप 200 पे। बताओ 500 रुपये पे क्या? 500, 500, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 500 रुपये के, जल्दी कमेंट करो। 500 और 2000 पे, 2000 पे और 50 पे, बताओ 50 पे क्या है? बोले हम पी कितना जाए, 50 जाते हैं, हम पी कितना जाए, हम पी का स्तूप, हम पी कितना जाए, 50 जाते हैं। 2000 सबसे बड़ा नोट है तो मंगलयान सबसे बड़ा। 500 यानी 5 दिन तक सो रहा है कोई, तो इसका मतलब उसे किल कर दिया गया होगा। किल फॉर किला, लाल किला है। चलिए ये हो गए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक अच्छा सा लाइक, बेहतर सा कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक करें और आप कमेंट करें कि क्यों ये अच्छा नहीं लगा, ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। चलिए आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपकी जल्दी जॉब लगे। चलिए दोस्तों।